क्लास 12 केमिस्ट्री। हम लोगों ने अब तक समपराश्रयी विलयन पे चर्चा किया। आज हम लोग समपराश्रयी विलयन संबंधी न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन है कि 8.6 ग्राम पर लीटर यूरिया अणुभार 60 का एक विलयन एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ X के 5% विलयन का समपराश्रयी है। तो X के अणुभार की गणना कीजिए। तो चूंकि हमें समपराश्रयी विलयन की बात कर रहा है तो हमें दो विलयन चाहिए। तो क्वेश्चन में एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि X है, यानी एक X सॉल्यूशन है और एक यूरिया का सॉल्यूशन है, जिसमें से दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के समपराश्रयी हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों विलयनों का पराशरण दाब क्या है, समान है। तो इस केस में X के अणुभार की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों सॉल्यूशनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये है आपका यूरिया सॉल्यूशन, यानी यूरिया का विलयन है। ये है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ X, ठीक है। तो 8.6 ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब यूरिया का भार आपको दिया है 8.6। तो यूरिया चूंकि पहला सॉल्यूशन है, पहले नंबर पे है, इसके बाद में कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहा है, ये पहले नंबर पे, इसलिए इसके सारे मान 1 में आएंगे और कार्बनिक पदार्थ के जो भी मान होंगे वो 2 में आएंगे। तो अब यहाँ पे यूरिया का हमें भार दिया है कितना, 8.6, यानी ये W1 का मान दिया है, कितना दिया है 8.6 ग्राम। अब यहाँ पे बोला है प्रति लीटर, और प्रति का मतलब क्या होता है, एक। अब 1 लीटर की बात किया, यानी इसका आयतन हमें दिया है, V1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर, ठीक है। और इसका अणुभार भी आपको दिया है, कितना दिया है 7। तो यहाँ से M1 बराबर कितना होगा 7, यानी यूरिया सोल्यूशन का हमें वेट पता है, आयतन पता है और अणुभार पता है। दूसरे विलयन में आते हैं हम लोग। कार्बनिक पदार्थ X के 5% बोला है। अब 5% बोला है तो यानी कार्बनिक पदार्थ जो है 100 में 5 ग्राम कार्बनिक पदार्थ का भार होगा। तो चूंकि जब इसका भार हम लिखेंगे तो कार्बनिक पदार्थ दूसरे नंबर पे है, इसका मान 2 में आ जाएगा, यानी W2 का मान कितना हो जाएगा 5 ग्राम। अब चूंकि यहाँ पे प्रतिशत दिया है, तो जब प्रतिशत दिया है तो हम पराशरण दाब के न्यूमेरिकल में बताए थे कि पराशरण दाब के न्यूमेरिकल में अगर प्रतिशत दिया है तो आयतन हमेशा हम 100 ml लेते हैं, यानी आपका V2 कितना होगा 100 ml होगा, लेकिन हमें आयतन किसमें चाहिए, लीटर में। तो जब आयतन हमें लीटर में चाहिए कितना हो जाएगा भाई 100/1000। बोलो, अब ये कट गया, कितना आया 1/10 लीटर, यानी 0.1 लीटर, ठीक है। अब के अणुभार की गणना करनी है, तो अणुभार का मतलब हमें क्या निकालना है, M2 का मान निकालना है। और अभी आपने फार्मूले का निरूपण किया, W1/M1 V1 बराबर W2/M2 और V2, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, M2 का मान निकालना है, तो सारा मान इसमें रख दीजिए। यहाँ से आपका M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर आपका होगा M1 W2 M1 V1 बटे क्या हो जाएगा W1 और V2, W1 और V2 हो जाएगा। मान रखते हैं इसमें हम, W2 का मान कितना दिया है 5, M1 का मान कितना दिया है 60, V1 का मान कितना है 1 बटे W1 का मान कितना है 8.6 और इसका मान V2 का मान कितना है 0.1। हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, हमारा अणुभार आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस ध्यान ये देना है कि हमें क्वेश्चन में कौन किसका मान दिया है। आप हमेशा रखिए, यहाँ पे बोला समपराश्रयी है, बस दोनों के पराशर का क्या कर देंगे, समान कर देंगे, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम पर लीटर विलयन ग्लूकोज अणुभार 180 के 2% विलयन का
तो ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो समपराशरी के ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दो सॉल्यूशन हमेशा दिया रहेगा, कोई एक मान आपसे पूछेगा। तो अब यहाँ पे ग्लिसरीन पहले नंबर पे है और ग्लूकोज दूसरे नंबर पे है, तो दो सॉल्यूशन हम बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ग्लिसरीन है और दूसरे नंबर पे क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बेलेन। अब यहाँ पे देखिए ग्लिसरीन 10.2 ग्राम पर लीटर, यानी ग्लिसरीन का भार कितना दिया है 10.2, यहाँ पे यानी W1 का मान कितना दिया है 10.2 ग्राम। अब पर लीटर की बात किया है यानी उसका आयतन कितना है 1 लीटर, ठीक है। अब ग्लिसरीन का अणुभार हमें निकालना है, तो ग्लिसरीन पहले नंबर पे यानी हमें M1 का मान निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि ग्लूकोज अणुभार 180, यानी ग्लूकोज का अणुभार यानी M2 का मान हमें दे दिया है, कितना दिया है 180 दिया है, कितना मिला है 2%, 2% का मतलब है 100 में 2 ग्राम, यानी इसका वेट आपको दे दिया है। और आयतन इस केस में आप कितना लेते हैं 100 ml, और लीटर में करेंगे तो कितना आएगा 0.1 लीटर। आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि बेलेन समपराशरी है, समपराशरी है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई W1 बटे M1 V1 बराबर W2 बटे M2 V2। हमें M1 निकालना है, तो M1 निकालना है, तो यहाँ से M1 बराबर अब कितना हो जाएगा W1 M2 V2, W1 M2 V2 बटे V1 W2, ठीक। यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, W1 का मान कितना है 10.2, M2 का मान कितना है 180, V2 का मान कितना है 0.1 बटे V1 का मान कितना है 1, W2 का मान कितना है 2। सॉल्व कर देंगे हमारा अणुभार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वान भाप गुणांक, ठीक। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वान भाप गुणांक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में इससे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है वान भाप गुणांक होता क्या है, दूसरी चीज इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल का ज्यादा चांस रहता है। तो वान भाप गुणांक किसी बेलेन के अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान तथा परिकलित मान के अनुपात को वान भाप गुणांक कहा जाता है। तो अब यहाँ पे 2 वर्ड नए आए हैं, प्रायोगिक मान और परिकलित मान क्या होता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम बता चुके हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, तो अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आपका आता है परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी अणुसंख्य गुणधर्म को हम ये कह सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो कहने का मतलब ये है कि हर सॉल्यूशन का एक प्रायोगिक मान होता है जो कि फिक्स वैल्यू होती है, और एक मान ऐसा होता है परिकलित मान का मतलब जो हम गणना द्वारा ज्ञात करते हैं। तो गणना द्वारा ज्ञात हम किससे करते हैं, जैसे परासरण दाब द्वारा उस विलेन का हम परिकलित मान ज्ञात करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा, हिमांक में अवनमन द्वारा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन द्वारा।
तो एक जो प्रायोगिक मान होता है, तो जो फिक्स वैल्यू होती है और जो हमें ज्ञात करते हैं, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? वांछा गुणांक कहलाता है। वांछा गुणांक की जो फार्मूला होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वांछा गुणांक बराबर वांछा गुणांक अर्थात स्मॉल आई। इसकी पहचान होती है कि इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। बराबर होता है अड़ुसन गुण धन का प्रायोगिक मान तथा अड़ुसन गुणधर्म का परिकलित मान। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? वांछा गुणांक। तो वांछा गुणांक दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? दो तरीके से क्या है? जैसे पहला तरीका होता है, ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन इससे ऐसे आता है कि अगर आपको कह दे Na2SO4, क्या है ये? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के वांछा गुणांक की गणना कीजिए। यानी कोई भी विद्युत अपघट्य आपको दे दे और आपसे पूछे कि बताइए इसका वांछा गुणांक कितना होगा। बहुत आसान तरीका होता है, कई बार की बोर्ड की पेपर में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, एक ही नंबर का आया है लेकिन कई बार आया है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान चीजें हैं। जो विद्युत अपघट्य आपको दिया रहता है Na2SO4, वियोजन तो आप कराना जानते ही हैं, आप इसे वियोजित करा दीजिए। तो जब आप इसे वियोजित कराएंगे तो वियोजन कराने में क्या मिलेगा आपको? 2Na प्लस और SO4 डबल माइनस, इसी में टूटेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य का जो वांछा गुणांक होता है, उस विद्युत अपघट्य के वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या के बराबर होता है। कितना आयन होंगे? 2 और एक ये 3। यहाँ पे इसके 2 अणु हैं, यहाँ पे इसके कितने हैं? 1 है। कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? यहाँ पे 1 ना है तो टोटल कितना हो गया? यहाँ से आई का मान कितना लिख देंगे? 3। यानी इसका वांछा गुणांक कितना हो जाएगा? 3। कोई भी चीज लीजिए, कोई भी विद्युत अपघट्य लेंगे, NaCl लेंगे, इसके लिए वांछा गुणांक कितना आएगा? Na प्लस Cl माइनस कितना आएगा भाई? A प्लस A। इसके लिए वांछा गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है वियोजन द्वारा ज्ञात करने का। एक दूसरा तरीका होता है जो फार्मूले द्वारा हम उसको ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें संबंध बताना होगा, ठीक है? तो आप संबंध कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। फार्मूला, विद्युत अपघट्य विलयनों के अवशन गुणों का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखने होंगे। पहला, अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आपसे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, और इसी पे पूरे न्यूमेरिकल लगेंगे इसके। जैसे हम जानते हैं कि P बराबर होता है CRT होता है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर ICRT, वेयर P क्या है? परासरण दाब, I क्या है? वांछा गुणांक,
C क्या है? सांद्रता मोल पर लीटर, और T क्या है? ताप। किसमें होगा होगी? केल्विन में। ठीक है। तो अगर किसी विलयन के लिए परासर दाब दिया है, उसकी सांद्रता दी है और ताप दिया है, अगर यहाँ से आपका बांड-ठाप गुणांक पूछेगा तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, डेल्टा टीवी बराबर के डैश डी इंटू स्मॉल एम। ये फार्मूला आपको जब क्वथनांक को उन्हें पढ़ाया गया तब बताया गया होगा। इस चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के डैश डी इंटू स्मॉल एम। अब इसमें ये सब वैल्यू है क्या? वे डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन आई बांड-ठाप गुणांक के डैश बी मोलर उन्नयन स्थिरांक और जो स्मॉल एम है वो है आपकी मोलरता। अब मोलरता कैसे निकाली जाती है आपको स्टार्टिंग में बताया गया। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। तीसरा, डेल्टा टी ऑफ बराबर के डैश है इंटू स्मॉल है। इस चीज को अगर हम बांड-ठाप गुणांक के पद में लिखना चाहें, आई इंटू के डैश है इंटू स्मॉल है, where डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन के डैश है मोलर अवनमन स्थिरांक और एम जो है मोलरता। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बांड-ठाप गुणांक संबंधी जो न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको कहेगा क्या कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासर दाब, तीनों को जोड़कर इसमें बांड-ठाप गुणांक पूछता है। तो अगर आपको परासर दाब संबंधी बांड-ठाप गुणांक पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। दूसरे में अगर मान लीजिए हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन दिया है, उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है, ठीक है, तब हम बांड-ठाप गुणांक पूछेगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर हिमांक में अवनमन दिया है और मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है तब उसके लिए अगर बांड-ठाप गुणांक पूछेगा तो ये लगाएंगे। ये तो बांड-ठाप गुणांक के लिए था। कभी कभी होता क्या है कि इसमें वियोजन की मात्रा पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बांड-ठाप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में या वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो वियोजन की मात्रा और बांड-ठाप गुणांक में संबंध क्या होता है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वियोजन की मात्रा विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा तथा बांड-ठाप गुणांक में संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। संबंध क्या होता है? वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर आई इंटू आई माइनस वन बटे एन माइनस वन। अब इसमें आई के बारे में तो आप जानते हैं, स्मॉल आई बांड-ठाप गुणांक। अल्फा क्या है? अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा
यन जो है विद्युत अपघट्ट के वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या, विद्युत अपघट्ट के वियोजन से प्राप्त आयनों की संख्या। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में आपसे वियोजन की मात्रा पूछे या वाट का गुणांक पूछे तो इससे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम जो न्यूमेरिकल में चर्चा करेंगे वो कल के वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, आज फिलहाल आप बस इतने फार्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाएंगे इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। ठीक है।